तो हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पर कि जब भी इस तरह की कंडीशन दिखे तो ऑब्वियस सी बात है, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये लगाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन हमको चेन में ज्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है, साइकिल में ज्यादा है, तो हमने इसको मेन या पेरेंट चेन मान लिया। तो इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4। तो जब इसको आपने पेरेंट चेन माना है तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें मेन चेन कौन सी होगी, तो कार्बन वाली होगी। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। तो नंबरिंग हमने इसकी कर दी। ये मेन चेन है या ये पेरेंट चेन है, जनक श्रृंखला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर सर चेन के अंदर हम लोग कौन सी चेन को मेन चेन समझें, साइकिल वाली को समझे या एसाइक्लिक वाली को समझे। तो जब भी अगर ऐसा आ जाए कि दोनों जगह सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं साइक्लिक चेन को। तो यहां हम लोग मुख्यतः मानेंगे ये मेन चेन है आपकी, ये पेरेंट चेन है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये रूल लिख भी रहे थे हम लोग, शायद एक के बारे में लिख भी लिया था। लिखा यह था कि यदि साइक्लिक रिंग में कार्बन की संख्या तथा प्रतिस्थापी में भी कार्बन की संख्या क्या हो, समान हो, तो मेन चेन साइक्लिक रिंग को माना जाता है। ठीक है, ये लिख लिया था आपने। और दूसरा रूल हम लोग लिख रहे थे कि यदि कुछ लाइन लिखी थी क्या इसके लिए, यदि यौगिक में, इतना ही लिखा था। तो यदि यौगिक में, साइकिल में या प्रतिस्थापी में जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसे हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, तो लिखो यदि यौगिक में साइकिल में या साइड चेन में, साइकिल में या साइड चेन में जिसमें भी कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें भी कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, उसे मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला, उसे मुख्य श्रृंखला या क्या माना जाता है, पेरेंट चेन माना जाता है, जनक श्रृंखला माना जाता है। तो उसे मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला माना जाता है। क्लियर है ये बात। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए थे, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, सारी बिल्कुल क्लियर है। कल जाकर के वापस पढ़े थे साइक्लिक नेमिंग के रूल्स। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें मेन चेन कौन सी होगी, साइड चेन या साइक्लिक चेन, साइड चेन होगी। क्यों, बस तो वो जो अब तक रूल पड़े हैं ना वो वहीं तक है जब साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप ना आए। जैसे ये कि सर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको ले लो या इसको ले लो, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो इसको ले लिया, यहाँ इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो इसको ले लिया। यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ तो नॉर्मल रूल लगेंगे। पर अब यहाँ पर आकर के वो रूल हो जाएगा फेल, कि हम लोग कह रहे हैं कि जब साइकिल हो और जब साइड चेन हो तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा होंगे उसको मेन चेन लेंगे। ठीक है, वो कब लेंगे, जब क्या हो, ये कंडीशन हो। अब मेन चेन कौन हो जाएगी, साइक्लिक वाली हो जाएगी। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है।
ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करा, साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया भाई। अब साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। किस चीज को नहीं छोड़ सकते हम, एक तो फंक्शनल ग्रुप को और बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड को हम नहीं छोड़ सकते। प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो वो भी आने चाहिए, बट मेन ये दो तो किसी हालत में नहीं छूटने चाहिए। तो सर अब मेन चेन कौन सी लेनी पड़ेगी, मजबूरी आपकी साइड चेन। और ये तो बात हमने वहां भी देखी थी कि अगर ऐसा है, ऐसा है तो मेन चेन कौन सी, स्ट्रेट या ये स्ट्रेट होगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो स्ट्रेट चेन होगी क्या, नहीं, तब फिर आपको इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा हर हाल में। अब भले इसको लेने के चक्कर में भले नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए, भले यहां तो ज्यादा आ रहे हैं पर नंबर ऑफ कार्बन कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आपको मिलने चाहिए। याद आ गया क्या रूल, ठीक। तो नंबरिंग इसमें मेन चेन जब आपने ये बोल दी तो नंबरिंग किधर से होनी है, इधर से करेंगे ना, नालायक को इधर से क्यों करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा वहां से नंबरिंग की जाएगी, ऐसा है क्या। तो एक रूल लिखो सबसे पहले, रूल लिखो, यदि यौगिक में, यदि यौगिक यानी कंपाउंड में क्रियात्मक समूह, यदि कंपाउंड में या यौगिक में क्रियात्मक समूह या बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हों, मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हों तो इन्हें सम्मिलित करते हुए मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है, पेरेंट चेन का चयन किया जाता है। क्लियर। अब बताओ नंबरिंग किधर से, क्योंकि अब ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो फिर ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, प्रतिस्थापी की तरफ, करेगा। अब इधर से प्रतिस्थापी नंबर 1 पे है, इधर से फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 पर है, किधर से करें, इधर से प्रतिस्थापी पास में है ना, पहले किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना। फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, पहले आपको किसको देखना है भाई, सीधी सी बात है, देखो ये पड़ोसी की अपनी है तो पहले इसको देखेंगे, तो अपनी वाली को पहले देखना है आपको, पड़ोसी को बाद में देखना है। तो नंबरिंग आपको सबसे पहले फंक्शनल, अगर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, तो पहली बात तो ये मेन चेन नहीं होती, मेन चेन ये हो जाती। फिर भी हम लोग कह रहे हैं यहाँ 3 ही कार्बन होते हैं तो नंबरिंग हम स्टार्ट कहां से करते हैं, इधर से करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड, और फिर वो नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे। यही रूल ध्यान रखना, यही सीक्वेंस याद रखना। तो इधर 1 2 3 4, तो 4 पे ये क्या जुड़ा हुआ है, तो 4 साइक्लो हेक्साइल, आगे ब्यूटेन 2 ऑल, वेरी गुड, ब्यूटेन 2 पे ऑल। कुछ ड्रॉप होगा क्या करेंगे, समझ आ गई बात, बिल्कुल अच्छे से लिख लो।
लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसका जो नाम लिखिएगा वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लिखो, देखा कितने जने सही करते हैं। ये हो जाएगा तो आप सब सारे हो जाएंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन यही है। कॉपी में लिखना नाम सही से। बस ये बता दो नंबरिंग किधर से की? OH से करेंगे क्या? कंफर्म? क्यों? फंक्शनल ग्रुप है भाई। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। यहां से क्या ध्यान रखनी है कि नंबर 1 तो इसको मिल गया, इसको 2 दे देना। नहीं, क्यों? अगर ऐसे करोगे तो इसको मिलेगा 3 नंबर, और अगर इधर से चलेंगे तो इसको मिलेगा। तो किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। ठीक, तो ये तो मेन पेरेंट चेन हो गई आपकी, कोई दिक्कत। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? प्रतिस्थापी की तरह। तो प्रतिस्थापी की तरह करेगा तो अब इसका भी आईयूपीए से नाम लिखना पड़ेगा। अब इसमें नंबरिंग फर्स्ट किधर से देंगे? रिंग से जहां जुड़ा है, जहां से वैलेंसी होगी क्या? फ्री। बताया था ना, जहां से रेडिकल बनता है, जहां से वैलेंसी फ्री होती है उसको नंबर 1 देना है। किधर से? 1 2 3 4। समझ में आया? अरे कॉन्सेप्ट याद है ना, जहां से वैलेंसी फ्री होती है रेडिकल के अंदर, वहीं से नंबर 1 दिया जाता है। तो मुझे बताओ, 2 पर क्या जुड़ रहा है? इसका आईयूपीए नाम ब्यूट। 2 पे इन कि 3 पे इन? 3 पर इन, 1 पे आईएल। तो इसको 1 पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आईएल तो हमेशा 1 पे ही होगा, क्योंकि जहां से रेडिकल बनेगा उसको नंबर 1 देंगे। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? इनाइल। ठीक है, तो इसकी जगह डायरेक्ट अपन इनाइल लिख देते हैं। इनाइल। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ये साइड चेन हो गई। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन? 3 के लिए, पर साइक्लो भी तो है। साइक्लो प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? एन 1 ओल। यस, सीधा प्रोपेनॉल लिख दूं क्या? प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो आप। समझ आ गई क्या बात? क्लियर? ठीक है, लिख लो। एक बालक पूछ रहा है, यदि किसी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, और उसको लेने पर अगर नंबर ऑफ कार्बन कम आ रहे हैं, और एक नॉर्मल चेन लेने पर जिसमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड काउंट नहीं हो रहा, ओनली फंक्शनल ग्रुप ही काउंट हो रहा है, तो किसको लेना प्रीफर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड वाले को लेना प्रीफर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। बताओ इसका नाम।
ठीक है, नंबरिंग किस पे करोगे? मेन चेन कौन सी है, साइकिल वाली या एक कार्बन वाली? एक कार्बन वाली। क्यों? एक कार्बन वाली के साथ क्या जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। बस ये चीजें आपको अगर समझ में आ गई ना, आप कोई सा भी आईयूपीएसी नाम कर आओगे, ये कंफर्म है। तो एक ही कार्बन है, यही आपका मेन चेन है या पेरेंट चेन है। तो ये क्या हो गया, पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल। तो 1 लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 साइक्लोहेक्साइल, एक कार्बन के लिए मीथेन 1 या मेथेनॉल। बात समझ आई क्या? अरे बोलो। ठीक है, लास्ट नाम आज का, फिर आपकी खत्म हो गई आईयूपीएसी। इसका नाम लिख दो आप लोग। यार एक बालक पूछा, सर पिछले क्वेश्चन में हेक्साइल कैसा है? नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है, हेक्साइल कहाँ लगाया मैंने? ये, अरे तो ये साइक्लोहेक्साइल प्रतिस्थापी है ना नालायक। प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी ये लिख दिया, प्रतिस्थापी आपने साइक्लोहेक्साइल। फिर मेन चेन आती है तो मेन चेन एक कार्बन की है, क्योंकि मेन चेन वो क्यों है? क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पूरा सुनो, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप सुनोगे नहीं ना तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। हर एक लाइन को मैं, किसी लाइन को, सिंगल लाइन को डायरेक्ट नहीं लिखा रहा, आपको नहीं समझा रहा हूं। पहले समझाता हूं कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए। तो आप जितना सुनोगे उतना सीखोगे। सुनो अच्छे से, आपको अपने आप जो पूछोगे उससे पहले मैं आंसर बता दूंगा आपकी, ये पूछोगे आप, इसका बताओ आंसर। अब इसके नाम 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला तो तरीका वही कि आप लोग मेन चेन वो ले लो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये एक ही कार्बन है इसके अंदर, तो अगर आप लोग इसको मेन लोगे तो ये आपके लिए प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापी हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल। कौन सा एसिड? मैथेनोइक एसिड। एक कार्बन के लिए मेथ है तो मैथेनोइक एसिड। ये बात समझ में आई क्या? साइक्लोहेक्साइल मीथेनोइक एसिड, अगर आपने मेन चेन इसको लिया तो ठीक। दूसरा तरीका, इसको हम लोग क्या करें, मेन चेन ना माने और ये एज ए फंक्शनल ग्रुप पर लग जाए। तो अगर इसको मेन चेन मानोगे तो फिर अब COH का क्या यूज किया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। याद है क्या कि जब COH का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? कार्बोक्सिलिक लगाया जाता है। ठीक है क्या? तो दूसरा नाम लिखो अगर इसको चेन में काउंट नहीं करेंगे तो। अगर मेन चेन आपने इसको लिया है और इसको प्रतिस्थापी माना है या मेन फंक्शनल ग्रुप माना है तो क्या होगा? दूसरा नाम लिखो। यहां भी चाहो तो 1 लगा सकते हैं हम लोग। 1 साइक्लोहेक्साइल मेथेनोइक एसिड। क्या रहा नाम? यही आएगा क्या? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि आप लोग क्या करो, अब चूंकि इसके अंदर तो एक कार्बन था इसलिए फंक्शनल ग्रुप आपने इसको ले लिया और इस कार्बन को मान करके मुख्य चेन इसको प्रतिस्थापी मान लिया। बट अगर देखा जाए तो यहां तो कोई पर्टिकुलर ऐसा कार्बन ही नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप का है। तो हम लोग इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इस वाले की तरह कि ये मेन आपकी पेरेंट चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप है।
तो ज्यादा सही नाम कौन सा है, वो ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। बात समझ में आ गई क्या? सही दोनों ही है, कोई गलत नहीं कर सकता, पर न्यू के अकॉर्डिंग सही नाम इसको माना जाता है ज्यादातर। अब कभी ऑप्शन में आ जाए बाय द वे ये नहीं हो तो वैसे बात है, ये तो टिक कर ही सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई? ओके। अच्छा एक बालक पूछा सर पहले वाले में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले वाले में यहां पर ऐसा करोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण ये क्योंकि यहां तो आपके पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, यहां तो कोई कार्बन की चेन ही, तो फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है, इसलिए बेटर है कि हम लोग इसको ही माने, क्योंकि यहां तो है ही नहीं कुछ ऐसा। क्योंकि अगर आप इसको, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे समझते कि जैसे ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है और ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम आपने कैसे किया था? साइक्लोहेक्सेन ऑल। तो ये भी तो बिल्कुल वही हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें भी कार्बन नहीं है, मतलब इसमें भी चेन के अंदर कार्बन नहीं है और इसमें भी चेन का कोई कार्बन नहीं है, बट यहां पे तो चेन में कार्बन था, तो अपन ने उसको मेन चेन माना था। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों क्वेश्चंस के? ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है, हालांकि इतना लेवल अभी तक आपको पूछा नहीं जा रहा, बट आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में साइक्लिक नेमिंग भी है आपके, ठीक है। चले, उसको सब्स्टिट्यूट माना तो प्रीफिक्स आना चाहिए। किसको सब्स्टिट्यूट? इसको सब्स्टिट्यूट नहीं मान रहे अपन, मेन फंक्शनल ग्रुप का तो क्या लगता है, सफिक्स ही लगता है, ठीक है, लेकिन ये कार्बन चेन में काउंट नहीं आ रहा, तो कौन सा सफिक्स लगता है? तो आपको लिखा रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां खत्म हो गई आपकी आईयूपीसी। ये हर तरह का आपको मैंने करवा दिया। हालांकि जब आप थोड़ी सी और डिटेल आईआईटी मेडिकल पढ़ते हो तो वहां स्पायरो बाइसाइक्लो भी पढ़ते हो, पर चूंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा, क्योंकि आपके नहीं पूछी जा रही, न किसी पेपर्स में पूछी गई है, न आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इतनी है तो आप ये मान के चलना आपने अपने इस लेवल से 2 लेवल ऊपर पढ़ा है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक भाई? ठीक है। कभी YL कभी N, YL तब लगाते हैं जब आप उसको क्या मान रहे हो, प्रतिस्थापी मान रहे हो। अब आधे बच्चे इसमें कि सर यहाँ तो आपने साइक्लोहेक्साइल लिखा और वहां साइक्लोहेक्सेन 1 लिखा, तो नाले को पुराना नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही कंफ्यूजन होगा। ये क्या करते हैं, जब उठा 7 बज के चलो कॉपी खोल करके बैठ जाते हैं, ऐसे केमिस्ट्री नहीं होगी जिंदगी में। पुराना याद होना, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको पुरानी बातें याद है अभी भी। पुरानी मतलब ऐसी नहीं जो 10 क्लास पढ़ी थी, नहीं, जो 2-3 दिन मैंने पहले पढ़ाई है वो पढ़ो, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो आईयूपीसी खत्म, आपका एक मेन टॉपिक खत्म जहां से क्वेश्चन आता है। अगली बात हेडिंग लगाएंगे, नया चैप्टर। अच्छा, जब भी ये कोई टॉपिक खत्म होता है एक आधा 1-2 पेज छोड़ दो, कारण कुछ आपको क्वेश्चंस पेपर के थ्रू मिलेंगे, तो कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो वहां ऐड कर लेना। एग्जाम के अंदर आप सारे पेपर्स कॉपियां थोड़ी संभालोगे, एक ही कॉपी संभालोगे, उसके अंदर काम की चीजें आप ऐड करते रहो, तो 1-2 पेज हर टॉपिक के बाद छोड़ दिया करो, ठीक भाई? चलो हेडिंग लगाओ, आइसोमेरिज्म, समावयवता। कारण इसी के से लिंक होकर के आता है ये टॉपिक। बहुत बार आईयूपीसी नेम में साथ में ये भी देता है कि ई है या जेड है, सिस है या ट्रांस है, आईयूपीसी नेम के साथ मर्ज करके पूछता है, इसलिए हालांकि 3 से 4 नंबर पे इसी के अंदर, पर पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपकी जो ये यूनिट चल रही है, कौन सी यूनिट चल रही है? 9th यूनिट चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आईयूपीसी वाला टॉपिक हो चुका, आइसोमेरिज्म की बात आज हम लोग करेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म आपके दोनों ही तरह की है सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया आपको कि आइसोमेरिज्म या समावयवता का मतलब क्या होता है, ठीक है, ढंग से समझो, नाम में ये मतलब छुपा है इसका। सम, आइसो का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है समान, ठीक है। अवयव, समान अवयव, अवयव मतलब कंपोनेंट्स। अब कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं? एलिमेंट ही तो होते हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये होंगे। तो समान अवयव हो, समान अवयव मतलब एलिमेंट्स या एटम्स क्या रहे? समान रहे, एलिमेंट्स या एटम क्या रहे इसमें? समान। जैसे ए बी सी है, ठीक, ए बी सी है, और
अगर मैंने बोला कि इसने कहा कि भाई, सी ने कहा कि भाई मेरे को बी का साथ पसंद नहीं है, मेरे को तो किसका साथ पसंद है, ए का। ए कहता है मैं इधर इसके यहाँ पे रहता हूँ, तो ये कहता है चल ठीक है आजा, ए सी भी बन गया। ठीक है भाई, ए सी भी बन गया। तो यहाँ पे कोई एटम चेंज हुए क्या? एटम तो वही है, एबीसी थे, यहाँ भी एबीसी है, उन्होंने अपनी क्या चेंज करी, पोजीशन चेंज की। फॉर्मूला तो वो का वही है, इसका एबीसी फॉर्मूला था, अभी भी एबीसी फॉर्मूला है। फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अब ये कहे कि यार बी वाला कहता है, सी वाला कहता है कि नहीं मेरे को भी बी के पास नहीं रहना, मैं तो किसके पास रहूंगा, अकेले ए के पास। तो ये हो सकता है ऐसे आ जाए, सी ए बी। अभी भी क्या फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? फॉर्मूला नहीं हुआ, अभी भी अवयव वही है, कंपोनेंट्स एबीसी थे, एबीसी हैं, एबीसी हैं। कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे, कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला, अणु सूत्र क्या रहेंगे? समान। सबसे पहली कंडीशन यही है कि समावयवी जो होंगे जिनके अणुसूत्र तो क्या रहे, समान रहे। ठीक है, अब अणुसूत्र समान रहे पर उन्होंने अपनी जगह बदली है, जगह बदलने से संरचना बदल गई, तो संरचना बदल जाएगी, तो संरचना बदलेगी और हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप भी बदलें। तो इनसे चेंज क्या होंगे? इनसे चेंज होंगे इनके भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। भौतिक गुण को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुण को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन क्या हो गई समावयवता की? कि वे यौगिक या वे कंपाउंड या वे दो स्पीशीज, जो प्रजातियां जिनमें अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, और ये गुण क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको सबसे एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे आपके पास है CH3CH2OH, क्या है ये? एथेनॉल है, अल्कोहल है। ठीक है, इसका अणुसूत्र बता सकते हो, मोलिकुलर फॉर्मूला बता सकते हो? तो अणुसूत्र होता है किसी भी जो संरचना सूत्र लिखा है उसका कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म मतलब उसका संघनित रूप। संघनित मतलब उसको क्या कर दो, छोटा कर दो। टोटल कार्बन कितने? C2। टोटल हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 1 6। और ऑक्सीजन कितनी है? तो ये हुआ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र कैसे बनाना है? हमेशा उस फॉर्मूले को कंडेंस करके, उसको संघनित करके, छोटा करके। अब मैं बोलूं कि एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड है ये, ढंग से समझना, देखो आपको जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आइसोमेरिज्म में। ये तो क्या इसका मुझे कंडेंस फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला बता सकते हो क्या? कितने कार्बन? 2। कितने हाइड्रोजन? कितने ऑक्सीजन? दोनों का सेम है क्या? तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, अणुसूत्र तो समान है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि सर ये तो एल्कोहल होता है, ये ईथर होता है, तो एल्कोहल ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। एल्कोहल की रिएक्शन अलग होगी, एल्कोहल अलग तरह के रिएक्शन देगा, ईथर अलग तरह की रिएक्शन देगा। इनके गलनांक क्वथनांक अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल होती है। अच्छा, और रंग ताप दाब ये फिजिकल वो होती है जिनको हम लोग देख सकते हैं, जैसे आकार, आकृति, आयतन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, रंग, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग देख करके बता सकते हैं कि भाई ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो कहने का मुद्दा ये कि सर अणुसूत्र तो सेम आ रहे हैं, बट इनके भौतिक और रासायनिक गुण होंगे क्या? अलग अलग। तो ये आपस में दोनों क्या है? आइसोमर है, समावयवी है। अब आगे की बात है कि कौन से हैं, वो तो आगे पढ़ेंगे। वैसे पता होगा कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि क्रियात्मक समूह दोनों में अलग अलग हैं। ठीक है, बट आपको समावयवी का मतलब समझ में आ गया। सबसे पहली कंडीशन फॉलो क्या करनी है आपको? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना जरूरी है? सेम होना जरूरी है। और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है
और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो रही है, दैट मीन्स वो आपस में क्या है, आइसोमर हैं। ठीक है, बोलो ओके। चलिए, अच्छा एक बालक पूछ रहा है कि सर ये C2H5OH हो सकता है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5 आप लिख दो, लेकिन वो इतना सही नहीं है, कारण उसका कंडेंस फॉर्म होना चाहिए। कंडेंस फॉर्म होना चाहिए, यानी C2H5 में H5 एक बार पहले लिख लिया और OH के साथ एक H बाद में लिख लिया, नहीं, आपको सारे H को एक ही साथ लिखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कहलाएगा C2H6O, ना कि C2H5OH। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कंडेंस का मतलब एक ही साथ सारी चीज आ जानी चाहिए। तो अब देखो, ऐसे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं टाइम पास करने के लिए। जिनके अणु सूत्र समान हो और भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हो, आइसोमेरिक कहलाते हैं। ये गुण समान, फालतू की बात है, सीधा ये दो बातें लिखो, समझ में आ जाएगी ना। कॉपी के अंदर काम की बात आनी चाहिए, जो आपके क्वेश्चन सोल्व कराए। बाकी सब फालतू की बातें नहीं लिखनी, ये सब किताबों में लिखी पड़ी है। बस समावयवता मतलब दिमाग के अंदर ये दो लाइन आनी चाहिए। क्या क्या? पहली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र समान, और क्या अलग अलग? अरे क्या अलग? भौतिक और रासायनिक गुण डिफरेंट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अच्छा एक बालक ने पिछले बैच में ये भी पूछा था, दूसरे बैच में पढ़ा रहा था, कि इन दोनों में से सर कौन सी कंडीशन लगनी जरूरी है? अरे दोनों लिखनी जरूरी है। सबसे पहले चेक कौन सी करनी है? लेकिन पहली चेक करनी है, क्योंकि अगर पहली नहीं लग रही तो फिर वो आइसोमर नहीं हो। नहीं, पहली नहीं लग रही तो जरूर नहीं दूसरी भी नहीं लगे। पहली नहीं लग रही तो दूसरी तो लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एसिड ले लिया, एक एल्कोहल ले लिया, तो दूसरी तो लग जाएगी, लेकिन पहली नहीं लग रही। क्लियर है ये बात? ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी समावयवता के प्रकार, लगा वेडिंग टाइप। समावयवता के प्रकार। समावयवता मुख्यतः कितने प्रकार की है? 1 2 3 4 5, दो ही प्रकार की होती है। ठीक है, वेरी गुड। कौन सी दो? स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, और स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब त्रिविम। ठीक, अब स्ट्रक्चर जो होती है इसके खूब सारे टाइप हैं। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म यानी कौन सी समावयवता? श्रृंखला। दूसरा पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति समावयवता। तीसरा फंक्शनल ग्रुप, या उससे पहले लिखेंगे हम लोग रिंग चेन। रिंग चेन को बोलते हो आप वलय श्रृंखला। फिर चौथा फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियात्मक समूह। फिर नेक्स्ट बोलो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को क्या बोलते हो? मध्यावयवी। फिर नेक्स्ट बोलो टोटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? चलावयवता। स्टीरियो कौन कौन सी दो? कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल और, हाँ बिल्कुल गलत, कॉन्फिगरेशनल।
इसको बोलते हैं विन्यासी। सुना है क्या नाम? और एक और कन्फर्मेशनल। क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल, संरूपणी। इन संरूपणी में क्या आता है? जीआई और ऑप्टिकल। इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, कौन कौन से दो? जियोमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति, ज्यामिति। और दूसरा ऑप्टिकल मतलब प्रकाश। अब बताओ उसमें क्या आएगा? जो आप पढ़ते हो, न्यूमैन, सोहार्स, गोश, याद आया? वो तो प्रोजेक्शन है, वो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, आते तो इसमें वो है। बना लो इसको। तो आपके सिलेबस में दोनों ही लिखी हुई है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हाँ, वो तो फॉर्म्स है, क्लिप्स डोर। ये कि अगर आपने उसको 60 डिग्री रोटेट कराया तो कार्बन के पीछे कार्बन आ गया, तो वो क्या बन गया? एक्लिप्स बन गया। एक बालक पूछे, सर एक प्रकाशिक भी होती है ना? होती है। एक क्या दो प्रकाशिक होती है? 3 प्रकाशिक भी होती है, 4 प्रकाशिक भी होती है। ये प्रकाशिक ही वो। एक बालक पूछा, सर इसके आगे वीडियो कहाँ है? पार्ट 1 से 10। इसके आगे तभी तो पढ़ाया कहाँ मैंने? या ये पूछना चाह रहा है इसके पहले के वीडियो कहाँ है? परसों वाला नहीं है अभी तक? नहीं डले क्या? अच्छा, इस बार 12th में हट गई थी इसलिए नहीं पढ़ा। हट गई थी क्या 12th में इस बार? 12th जस्ट किसने पास की है? हट गई थी आपके? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले अब लेकिन पहले हो चाहे नहीं, अभी सिलेबस में तो आपको पढ़नी है, सीधी सी बात ये है। काम तो आएंगे, इनडायरेक्टली तो काम आएंगी आएगी, और कहीं भी आए नहीं है आपके सिलेबस में ना, आपको पढ़नी। मुद्दा ये है, आपने पहले पढ़ी नहीं पढ़ी कोई मैटर नहीं करता। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट तो होगी ये चीज आगे, बिना इसके आप यूज ही नहीं कर पाओगे आप उस चीज को। आप एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ोगे, वहां पे आएगा 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। जब एल्किन बनाओगे तब कौन सी बनेगी? मोर सब्स्टिट्यूट बनेगी। तो वहां पे आपको मालूम होना चाहिए 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन आपस में क्या है? आइसोमर है। तो बहुत सारी जगह काम आएगी। आप लोगों के टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखा है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, देखा है क्या? है ना? अब वहां पर आएगा SN1 SN2, वहां पे लिखा हुआ है SN1 SN2। SN1 में रेसमिक मिश्रण बनता है, रेसमिक मिश्रण में जितना 50% डी बनता है उतना 50% एल बनता है। ये डी और एल क्या है? ये यहीं से आएंगे आपके। तो ये भले डायरेक्ट नहीं भी लिखे हो तब भी मजबूरी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, सिलेबस में है तो पढ़ना है ही अब आपको। और एक बात ध्यान रखना, जिसको आप छोड़ के आते हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने आता ही आता है। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। जो लोग सोचते थे 11 12 जैसे तैसे पास हुए, टेंशन खत्म, तो फिर आप देखो वापस साइंस आई गई आपकी। तो चीजों को भगो मत, चीजों से भगो मत, उसको फेस करो, उसको खत्म करो, फिर आगे बढ़ो। दुनिया गोल है, ध्यान रखना। ये तो मैंने खूब बार देखा है ये बात। तो 11 12 में हमने साइंस ले ली कि हमको
ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मौत आती थी। अब कोई कंपटीशन एग्जाम देते तो ये जीके सबसे पहले आती है वहां पे, ये फैक्ट बात है, देख लो आप। तो कुछ भी नहीं कह सकते, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। कर लिया गोभी, हटाया जाए, कितने दिनों के बाकी लिखना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल की। हेडिंग लगाओ, संरचनात्मक। हाँ, तू बातें कर ले पहले, नालायक। संरचनात्मक समानता, हेडिंग लगाओ। ये अलग ही कलाकार। सर इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? भाई थ्योरी तो पढ़ पहले, तभी तो मालूम पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। थ्योरी तो पता ही नहीं है, पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं जब मैं कराऊंगा। तो आईयूपीएससी में पता था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाने के बाद पता पड़ा ना कैसे आते हैं। तो ये चीज पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन आते कैसे आता है। सब खतरनाक, एक से एक खतरनाक बड़े बड़े यहाँ पे। एक जना पहले ही पहुंच गया, सर एनेंटियोमर क्या होता है? अरे जब ये समझोगे तभी तो समझ में आएंगे एनेंटियोमर क्या होते हैं। सब बारी बारी आत्मा एक जगह आ गई यहाँ पे। अब इधर समझो स्ट्रक्चरल क्या होता है। तरीका देखो वही है जो भी मैंने बताया, सिंपल सी ट्रिक कि आइसोमेरिज्म कोई सी भी आ जाए, स्टीरियो आ जाए चाहे स्ट्रक्चरल आ जाए, संरचनात्मक आ जाए चाहे त्रिविम आ जाए, पहली लाइन तो आपको एक ही गानी है, क्या सेम होना चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला। ये तो आपको हर जगह चिपका देनी है कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। ये लाइन तो हर जगह आ गई। अब नाम है संरचनात्मक समानता, तो जो नाम है ना वो डिफरेंट कर देना। कैसे? अगर आपको बोले कि संरचनात्मक समावेशी कौन होते हैं? जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। चेन कौन कौन होते हैं? जिनके अणुसूत्र समान हो, श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो। पोजीशन कौन होते हैं? जिनके अणुसूत्र समान हो, पोजीशन भिन्न भिन्न हो। फंक्शन ग्रुप कौन होते हैं? जिनके अणुसूत्र समान हो, फंक्शन ग्रुप भिन्न भिन्न हो। तो सिंपल सी ये ट्रिक तो आप हर जगह लगा देना, आपको आधे आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो संरचनात्मक के लिए आपको क्या बोलना है? जिनके अणुसूत्र समान, मोलिकुलर फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिख दो, मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र सेम हो, अणुसूत्र हो सेम, और संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो। अब कैसे? तो इधर देखो, जैसे आपको लिख दिया मैंने ये, और मैंने लिख दिया ये मैंने लिख दिया ये मैंने लिख दिया ये। अब मैंने पहला एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। ये है ए, ये बी। तो आपको पूछा जाए क्या ये ए और बी क्या आपस में आइसोमर हैं? बोलो। ठीक है, हैं। कैसे पता लगाएंगे? पहला तरीका क्या है? अणुसूत्र सेम होना चाहिए। चेक करो। अब अणुसूत्र सेम होना तो मैं तो खैर हाइड्रोजन जोड़ता है, पर आपको पूरे हाइड्रोजन जोड़ करके देखना है। कितना हाइड्रोजन? CH3 CH2 CH2 CH3। क्या हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला? C4H10। वेरी गुड। इधर जोड़ो, CH3 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 हाइड्रोजन जोड़ने आते ना, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। इसकी एक हो गई, 3 जुड़ गए, C4। तो क्या पहली कंडीशन फुलफिल? सीक्वेंस में चलो, जैसे मैं समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं आता तब भी सीख लोगे। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। क्या इनकी संरचना अलग अलग दिख रही है क्या? सर संरचना अलग अलग दिख रही है, ये अलग सा दिख रहा है, ये अलग सा दिख रहा है, मतलब ये आपस में संरचनात्मक समावयवी हैं। पहली बात क्लियर? ठीक है। दूसरा, क्या ये ए और बी आपस में संरचनात्मक समावयवी हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? ठीक है, ओके। यहां पे 1 नंबर पे OH लग रहा है, 1 2 3। यहां पे 1 2 3 2 नंबर पे लग रहा है। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? जोड़ो, हाइड्रोजन सेम आ रहा है। CH3 CH2 CH2 कितना हो गया? C3H 3 2 5 2 7 1 8 O। इधर CH3
CH3 3 3 6 1 7 1 8, तो C3H8O। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम भाई। संरचना अलग अलग दिख रही है बिल्कुल, यानी ये भी संरचनात्मक समावयवी। अब जब आगे डिटेल पढ़ेंगे तब आगे की बात समझेंगे संरचनात्मक में कौन से हैं। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप बता सकते हो कि यहाँ कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन। यहाँ कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन। क्या डिफरेंट हुआ, चेन डिफरेंट हुई, और चेन डिफरेंट हुई तो कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। सर श्रृंखला समावयवी है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे सर फंक्शनल ग्रुप कितने पे लग रहा है, 1 पे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या चेंज हुई, पोजीशन, किसकी पोजीशन चेंज हुई, तो ये कौन सा समावयवी होंगे। तो सर संरचनात्मक तो दोनों है, पर संरचनात्मक में ये है चेन और ये है पोजीशन। अभी आगे और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी, समझ में आ गई बात। लिख लोगे, करो कॉपी। सर इसे स्थिति समावयता भी बोल सकते हैं क्या, स्थिति समावयता बोल सकते हैं क्या, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर केवल कौन से हैं, ये दोनों है आपस में, ऊपर वाले चेन है। तो अभी चेन और पोजीशन में और अच्छे समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पर जिसको पता है ये पोजीशन है ये चेन है, लेकिन ये दोनों कौन से स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोल सकते हैं भाई, सेकंड वाले को बोल सकते हैं, पहले को नहीं बोल सकते। स्थिति मतलब पोजीशन आइसोमर। हाँ, एग्जाम्पल को इजी लिखा जाता है। EX अपन छोटे बच्चे हो जाता है तब लिखते हैं, और हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप PG लेवल पे तो इजी लिखते हैं। किसमें नहीं आता, लिखते इजी से हैं। कभी भी देखना, हायर बुक्स पढ़ोगे ना तब आपको मिलेगा ये, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। अभी तो बच्चे हो छोटे छोटे, अभी तो 12वीं पास हो तुम लोग। ग्रेजुएशन भी हो गई किसी की, किस किस की हो गई, बाकी सब ओनली 12 पास है। तो अभी तो बहुत छोटे हो आप लोग। तो अभी आप MSc तक जाओगे, PG तक जाओगे और ऐसे लेवल पढ़ोगे, तो वहां देखना अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको इजी लिखा मिलेगा, स्टैंडर्ड। हटाएं इसको। तुम लोग तो क्या करा करो, EX लिख लिया करो। तुमने ये पढ़ा होगा, EX लिख लो कौन सी, पर X लिखते ना तो फिर आदमी के अंदर कोई अलग सी फीलिंग आने लग जाती है, X है तो फिर मैं X नहीं लिखता। फिर उसकी केमिस्ट्री से ध्यान हट जाता है, उसकी बायोलॉजी में ध्यान चल जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री के साथ बहुत सारे ऐसे दूर जुड़े रहते हैं ना कि आदमी केमिस्ट्री पढ़ने बैठता है, याद पता नहीं क्या क्या आता है उसको। तो आप कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप EX लिखोगे तब भी सही है, EG लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में इसके आगे वाला सही लिखना, वो आएगा, ठीक है। हटाएं इसको। तो सबसे पहला हेडिंग क्या लगाओगे आप, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। आपने गाड़ियां देखी होगी, उस बालक से एक जवाब पूछता हूँ। गाड़ी देखी ना, बहुत सारी 4 व्हीलर चलती है। अगर लड़कों को गाड़ियों को शौक होता है अक्सर, ऐसे एक गाड़ी आती है जिसके पीछे से लोगो बना रहता है, वॉक्सवैगन की। कभी भी उसका नाम पढ़ना गूगल पे,
वो फॉक्सवैगन होता है, फॉक्सवैगन। एफ आता है कि इसमें नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें आती है पर होती नहीं है, और कुछ चीजें जिंदगी में होती है पर आती नहीं है। दूर से आवाज दिलाती है कि भाई आऊंगी कभी, लेकिन आती नहीं है वो। तो ऐसा होता है कहीं कहीं, इंग्लिश में तो खूब जगह ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है ना। कभी नाइफ के अंदर के साइलेंट कर देंगे, बोलते नाइफ है और के को साइलेंट कर देते हैं। तो इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी चलती है, कोई हाथ पेड़ नहीं इंग्लिश के, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी उसकी, वो तो सब सही है। अपने इच्छा हो जो लिख सकते हो आप, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन के आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई चेन आइसोमेरिज्म की? पहली लाइन तो वही गानी है, क्या? अणुसूत्र समान और क्या भिन्न भिन्न, चेन श्रृंखला क्या भिन्न भिन्न। खत्म डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कोई पूछना भी नहीं है वैसे भी आपके काम की। बात तो ये है कि वो पूछेगा एग्जाम्पल। कैसे आएंगे क्वेश्चन? अब सुनो, जो भी बालक पूछना चाह रहा था, आपसे पढ़ने के बाद मन सरल हो जाता है सरल हो जाता है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में जटिल हो जाता है तो अच्छी बात है, सरल होता है तो बहुत बढ़िया। पता है कहने का मुद्दा है क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, तीन तरह के क्वेश्चन देखना इधर ढंग से। पहला, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं कि एथेन, एथेन का फॉर्मूला क्या है? सी, सीधा लिखो C2H6, ठीक है। C2H6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? तो इसका चेन आइसोमर बनाओ, बना सकते हो ना? ऐसा नहीं बना सकते क्या? यहां 2 कार्बन की चेन, यहां 1 कार्बन की चेन, चेन तो पूरी हो गई ना। मतलब 2 कार्बन से कभी भी एल्केन में चेन आइसोमर बनाना संभव? पहली बात ये क्लियर। 3 कार्बन से बना ले? यस सर, कोशिश तो कर लेते हैं। C3H, ये हो गया प्रोपेन, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये समझ लेना आप। बन गई? नहीं बनी? क्यों? कितने कार्बन की चेन? और इधर 3 ना लगो, 3 है 2 नहीं है। ये गलतियां मत करना, मतलब यहां भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगला एग्जांपल, ब्यूटेन C4, 1 2 3 4, एक उठा के लगा दे कहीं दूसरी जगह, यहां लगा दूं ना? एक ही तो है, ये नंबर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो नहीं बनेगी बात सर। यहां बन जाएगी बात। कितने कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन? क्या ये आपस में चेन आइसोमर हैं? बिल्कुल है। यानी चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन जरूरी है? ये पहला क्वेश्चन जो बनता है कि एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या होगी 4। क्यों होगी? कारण समझ में आ गया? किताबों में तो डायरेक्ट यहीं से बना देते हैं वो, ब्यूटेन के ये आइसोमर है। किसी के दिमाग में सर एथेन प्रोपेन के क्यों नहीं बनाए? बनते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो बनते ही नहीं है, इसलिए इनको तो चाहो तो लिखो वरना मत लिखो। ये तो समझने के लिए बताया कि क्यों नहीं होता, यहां से स्टार्ट क्यों करते हैं। अच्छा, इसमें एक और आइसोमर बन सकता है ना? ये उठा करके मैं इस पे जोड़ दूंगा, नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? यही तो बन गया। अब कार्बन की चेन ये हो जाएगी, ठीक है। और कोई तरीका? ये नहीं बना सकते क्या? बना सकते ना? नाले को 5 कार्बन है उसमें, इसमें कितने कार्बन है? कहां से बन जाएगा वो? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 5 कार्बन हो गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज हो गया। वो तो कोई आइसोमर ही नहीं बनेगा इसका। ब्यूटेन का आइसोमर जितने भी बनेंगे उसमें कितने कार्बन होने जरूरी है? 4। और कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन होने जरूरी। इधर भी देखोगे तो 10 हाइड्रोजन ही आने, इधर भी 10 ही आने। वहां न तो हाइड्रोजन सेम आएंगे न कार्बन सेम आएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया। तो ब्यूटेन के केवल कितने आइसोमर? एक नहीं, नाले को 2। एक तो ये, एक ये, एक। दोनों को देखो ढंग से। अपन एक ही को देखते हैं, एक को नहीं देखने। ऊपर वाले ने कितने आंके दिए? एक से किसको देखना, दूसरे से किसको देखना। और कोई जगह बच जाए तो किसी और को देख लेना, लेकिन इन दोनों को जरूर देखना कि 2 आइसोमर है, ठीक है। एक तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये कौन से नाम बोले मैंने?
कॉमन नेम बोले, आईयूबीसी बोलो, ब्यूटेन, 3 मिथाइल, नालायक, 3 कप है, ऊपर कहां मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दूसरा तरीका क्वेश्चन का, एन ब्यूटेन का चेन आइसोमर होगा 4 ऑप्शन में से। अरे एन ब्यूटेन का चेन आइसोमर कौन होगा, ये रहना, या तो ऑप्शन में आपको आइसोब्यूटेन मिल जाए या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन मिल जाए। ये दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तीसरा, ब्यूटेन के कितने आइसोमर संभव हैं, एन और आइसो। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां से उस पर बनते हैं। क्लियर है। एक तो पूछ लेगा मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। 4 कार्बन वाले के कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। नाम दे देगा, इसका कौन है, ये है, ठीक है। या फिर एक और तरीका, ये दोनों क्वेश्चन में लिख के दे दे, ए और बी परस्पर हैं, पहला ऑप्शन, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, इस तरह से। क्लियर। अगला उल्टा करके पूछ लेगा कि चेन आइसोमर निम्न में से हैं, ये दोनों ऑप्शन एक में, अगले कोई 2 ऑप्शन अलग में। समझ में आ गया। ये सारे तरह के क्वेश्चन अब तक जो इस पे पूछे जाते हैं, लिख लोगे, चलो लिखो। सर एल्कीन और एल्काइन के चेन आइसोमर बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई, सबके बना सकते हो आप, क्यों नहीं बना सकते, अभी बना देंगे वो भी। बस ध्यान ही रखना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे। ये लिख लो, एग्जांपल लिख लिया साथ साथ में, और की ध्यान ना लिख, मत लिखना साथ साथ में, अगली बार से। कब लिखेगी, बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में नहीं, मेरे लिखने के बाद में लिखना है। अब तुम क्या करते हो फिर, जैसे पहले लिख के बैठ जाते हो ना, अब खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर आदमी इधर उधर देखता है, पड़ोसी को देखी कि कैसी लग रही है, ठीक लग रही, फिर इससे बढ़िया साथ साथ में मत लिखा करो, तो बाद में लिखो, आराम इंगेज तो रहोगे तुम लोग, पहले सुनोगे नहीं, लिखने में बिजी रहते हो फिर तुम। हटाएं इसको, नाम लिख लो इनके नीचे, और आप हाइड्रोजन जोड़ के लिखो कार्बन, हाइड्रोजन जोड़ के लिखने की आदत डालो, और नीचे अणुसूत्र लिखो साथ साथ में। इसका कितना हो गया, C4 H10 ही है क्या, और उस वाले का कितना है, C4 H10 ही है। हाइड्रोजन जोड़ लो, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3। लिखा। तो ये हो गए आपस में कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। वो लिख लो लाइन है, ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर संभव है, 2। हालांकि ये स्टेटमेंट कितने ग्रेट हो गया, आपको बनाने आते हैं, बट लिख लो, इसके बारे में लिखना है तो, ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर संभव है। लिख लिया, ठीक। अच्छा, चेन आइसोमर मतलब श्रृंखला समायोता दर्शाने के लिए एल्केन में न्यूनतम कितने कार्बन, 4। लिख लो, ये बात भी लिख लो, एक के अंदर लिख लोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो बाकी के अंदर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एल्केन में श्रृंखला समायोता दर्शाने के लिए, ओहो 8:02 हो गए। एल्केन में श्रृंखला समायोता दर्शाने के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या 4 होगी। ब्यूटेन के आइसोमर में CH3 आएगा CH2 की जगह, किधर, अच्छा ये तो CH3 है, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया। ये तो छोटी मोटी मिसप्रिंट हो, देख लिया करो, कितने आएंगे यहाँ, 3 ही आएंगे ना, 1/4 वैलेंसी पूरी होगी। अच्छा, उस बालक ने पूछा था एल्किन और एल्काइन में भी बना सकते क्या चेन आइसोमर, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। ये और इसका क्या बन सकता है, ये क्लियर है।
ऐसे एल्काइन का बनाना हो तो क्योंकि इसमें 4 कार्बन से तो बनेगा ही नहीं, दिमाग लगाओ क्यों नहीं बनेगा। अगर आपने 4 कार्बन का लगा दिया, ये 4 कार्बन का है और यहां से उठा करके आप यहां लगाना चाहे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो एक आपको और क्वेश्चन नजर आ गया कि एल्काइन में अगर चेन आइसोमर बनाना है तो न्यूनतम, तो वही मैं कह रहा हूं, स्टेटमेंट रटने बंद करो, कॉन्सेप्ट समझने स्टार्ट करो। अगर आप समझ गए ना तो किसी का भी बना लोगे, ठीक है। तो आपको इसमें कितने कार्बन चाहिए, हो जाएगा। ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं है, नहीं है। एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन तो सेम है, श्रृंखला ही तो चेंज हो रही है। हाइड्रोजन जोड़ लोगे ना खुद से, ठीक है। इधर कितने पे ट्रिपल बॉन्ड, एक नंबर पे, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे। चेन इसमें 5 की, चेन इसमें 4 की, यानी सब आपस में क्या है ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। लिख लेना, बाकी बातें कल करेंगे मेरी क्लास से नेक्स्ट। थैंक यू। क्लियर है आज का सारा? ओके भाई, यहां तक पढ़ गया ना।